लेट्स स्टार्ट जी। हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटल बजटिंग का जो चैप्टर चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है ये और 7। कैपिटल बजटिंग है, एज यू नो कि हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। वैन हॉर्न की जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की हम रीडिंग करते हैं। थोमा फार्मास्यूटिकल कंपनी may buy DNA टेस्टिंग इक्विपमेंट कास्टिंग 60,000। अभी इक्विपमेंट जो है उसकी कास्ट कितने 60,000। This equipment is expected to reduce labor cost of clinical staff by 20,000 annually। यानी हर साल $20,000 की हमें सेविंग होगी due to this equipment। The equipment has a useful life of 5 years but falls in a 3 years property class। जो मैकर्स की हमारे पास होती है MACRS जिसे हम कहते हैं मैकर्स, ठीक है, उसमें ये 3 years की प्रॉपर्टी क्लास में फॉल कर रही है। No salvage value is expected at the end and the corporate tax rate is 38%। combined federal and states overall जो US के हैं, and its required rate of return is 15%। If profit after tax on the projects are negative in any year, the firm will offset the loss against the other firm income for that year। On the basis of this information, what is the net present value of the project? Is it acceptable? अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें कोई खास फर्क नहीं है। उसमें भी हमें सेविंग्स बताई हुई थी। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 था हमारे पास, जो इससे पहले हमने किया है, ठीक है, और जो कैश फ्लोज की हमने कैलकुलेशंस की थी, कोई ज़्यादा फर्क उसमें नहीं था। अच्छा जी, अब इसमें हम देख रहे हैं जो कि भाई जो 20,000 है इसके साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन क्वेश्चन ये एक ही होगा, जस्ट ये जो सेविंग्स है इनके रिलेटेड एक फर्दर इंफॉर्मेशन भी है। In problem 6, suppose that 6% inflation in cost savings from labor is expected over the last 4 years. So the savings in the first years are 20,000, savings in the second years are 21,200 and so forth। यानी हमने अब क्या करना है, ये जो सेविंग्स थी 20,000 की क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर हम इस वाली एडजस्टमेंट को जो इन्फ्लेशन के रिलेटेड है ये भी साथ अटैच करके इसको करें तो फिर इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो मैं ये सारी एडजस्टमेंट इकट्ठे ही करूंगा ताकि आपको कंप्रिहेंसिवली बातों की समझ आ जाए। उसके बाद दूसरी हमारे साथ रिक्वायरमेंट है, इसी के साथ जो मैं 6 के साथ इनकॉर्पोरेट करूंगा वो है ये बी। If a working capital requirement of $10,000 were required in addition to the cost of equipment and these additional investments were needed over the life of the project, what would be the effect on the net present value? All other things are the same as in problem 7.a। अच्छा, वैसे तो रूटीन में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 एक अलग से अपनी हैसियत रखता है जिसके अंदर हमने और ये कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी जो 7 में है, ठीक है। तो जब आपको ये सारी एडजस्टमेंट इकट्ठे समझ आ जाएंगी तो उसमें क्या है कि 6 भी अगर आप करना चाहें तो उन एडजस्टमेंट को निकाल देंगे बीच में से, ठीक है। तो ओवरऑल अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। अब ये हमें सेविंग्स बताई हुई है लेकिन हमने इसको क्या करना है, कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे और हमारा मेन रिक्वायरमेंट क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेलिवेंट आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। इंक्रीमेंटल भी हैं और रेलिवेंट भी हैं, ओके। तो देखते हैं जी कितने ईयर्स के लिए है। इसकी प्रॉपर्टी जो लाइफ है वो यूजफुल लाइफ क्या है, 5 ईयर्स है। यहाँ पे देखें ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। यहाँ पे हम लिखेंगे, इनको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। सेविंग इन कास्ट, ठीक है। तो सेविंग इन कास्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो सेविंग है दैट इज 20,000। ओवरऑल डाटा जो है हमारे पास क्या होगा, इन डॉलर्स। ये आप देख लें, फर्स्ट ये सेविंग्स है हमारे पास क्या है, 20,000 है।
लेकिन अब हम ये जो क्वेश्चन 7 की इंफॉर्मेशन है जिसमें 6% इन्फ्लेशन की बात की गई है, हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपनी इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में, इन सॉल्यूशन में। अच्छा, अगर हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 को फॉलो करेंगे तो हर जगह 20,000 ही आता रहेगा, यानी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हम कहीं नहीं डालेंगे। अगर बात को गौर से समझते जाए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हर साल ईयर 1 to 5 20,000 ही हर जगह लिखते जाएंगे। जब इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन की वजह से इसमें 6% हम इजाफा करेंगे, यानी मैं इसमें ब्रैकेट में इसलिए डाल रहा हूँ, लिखा हूँ ये सारी चीज़ इन्फ्लेशन के इफेक्ट के साथ। अब इन्फ्लेशन है 6%, तो अब हम क्या करेंगे, हर साल 6% का इजाफा करेंगे। फर्स्ट ईयर में 20,000 है, सेकंड ईयर में क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.06 इन 6% ऐड करके, तो अगले साल हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 21,200। ठीक है। उसके बाद अगर अगले साल करेंगे तीसरे साल, तो अब इसी 21,200 में फिर इजाफा करें 1.06 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 22,472। फिर थर्ड से 4 में जब जाएंगे तो फिर इस वैल्यू को, जो थर्ड की वैल्यू है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.06 के साथ। तो अगेन ये हमारे पास राउंड करके जो वैल्यू आएगी 23,820। फिर इसमें इजाफा करेंगे 6% के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 25,250। अगेन मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 पे फॉलो करेंगे तो ये इन्फ्लेशन का जो 6% का इफेक्ट है वो हम कहीं पे नहीं डालेंगे, सिर्फ 20,000 लिखते हैं यहाँ से। ठीक है जी। अब ये हमारे पास हो गई सेविंग्स इन कास्ट। अब हम यहाँ से माइनस करते हैं जो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जो डिडक्टिबल है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमें कैलकुलेट करना है मैकर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग 1 से कह देते हैं डेप्रिसिएशन। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, 3 years प्रॉपर्टी क्लास है, 3 years प्रॉपर्टी क्लास इन मैकर्स। माइक प्लीज अपना ऑफ करते हैं अभी जिसका भी है। ये रेट्स हैं हमारे पास 3 years प्रॉपर्टी क्लास के लिए। फर्स्ट रेट है जी 33.33%, जो रेट है हमारे पास 33.33%। सेकेंड रेट है हमारे पास 44.45। थर्ड रेट है जी हमारे पास 14.81 एंड देन 7.41%। ठीक है, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई किस चीज से करेंगे, कास्ट ऑफ इक्विपमेंट से। कास्ट ऑफ इक्विपमेंट दैट इज 60,000, जो हमें उन्होंने वैल्यू बताई। 60,000 हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। आप ये वैल्यूज कैलकुलेट करते जाए, मैं यहाँ पे फिर लिखता जाऊंगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.33, ये आ रहा है जी 19,998। मैं यहाँ पे देखे लिख रहा हूँ 19,998, ये डेप्रिसिएशन है, माइनस करेंगे यहाँ से। उससे नेक्स्ट ईयर में 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.445, ये बन रहा है जी 26,670 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। देन थर्ड ईयर में 60,000 इंटू 0.1481, ये है जी 888.6, एंड फोर्थ ईयर में 60,000 इंटू 0.0741, तो ये है जी 444.6 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे नहीं है क्योंकि 3 ईयर क्लास की जो डेप्रिसिएशन है वो जस्ट 4 ईयर्स हमारे पास चल रही है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से जब डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो फिर इफेक्ट देखते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाता है। तो ये हम कहेंगे जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या सेविंग्स बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे ये
$2 का प्रॉफिट है और यहाँ पे हमें लॉस होगा 21,200 माइनस 26670। यहाँ पे लॉस है जी 5470 5470। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड ईयर में 22472 माइनस 8886, ये जी 13586। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ ईयर में 23820 माइनस 4446, ये है जी 19,374। और यहाँ पर ये यही रहेगा क्योंकि इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जी टैक्स विच इज 38%। अब 2 का 38% लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.76, तो इसको राउंड करके मैं 1 लिख रहा हूँ, ये टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें लास्ट था मैंने ब्रैकेट्स नहीं डाले, ये नेगेटिव फिगर है और बाकी में क्या है प्रॉफिट है। अब जहाँ लॉस है तो वहाँ हमें टैक्स की सेविंग होती है, तो ये अमाउंट हमारे पास बन रही है 2079। ये टैक्स की अब सेविंग होगी, पॉजिटिव फिगर होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट ईयर में 13586.38, तो ये हमारे पास टैक्स बन रहा है 5163। तो यहाँ टैक्स पेएबल होगा, अगेन यहाँ पे भी टैक्स पेएबल होगा ईयर 4 में 7362। और देन नेक्स्ट फिफ्थ ईयर में भी हमारा टैक्स पेएबल होगा 95 एंड 95 जी। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या सेविंग्स आफ्टर टैक्स, जो हम ऊपर से लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हमारा लॉस होगा लेकिन लॉस कम हो जाएगा 5470 माइनस 2079, दैट इज 3391, ये लॉस ही है। उसके बाद यहाँ पर 13586 माइनस 5163, तो ये है 84 एंड 2 3, 19374 माइनस 7362, तो ये है 12012, 25250 माइनस 9595, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15655। तो ये हमारे पास प्रॉफिट्स हैं आफ्टर टैक्सेस। ठीक हो गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लोस आफ्टर टैक्सेस। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐड बैक जो नॉन कैश हमारे एक्सपेंडिचर्स है यहाँ। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो जस्ट यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन। जब ये ऐड बैक हो जाएगी तो हमारे पास आंसर्स होंगे बेसिकली वो कैश फ्लोज होंगे आफ्टर टैक्स। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट्स जो है हमारे पास, फर्स्ट इज 999, ये प्लस अब हम करते जा रहे हैं ऐड बैक, और यहाँ पे है 26670, यहाँ पे है 8886 और यहाँ पे है 4446 और यहाँ नहीं है। अब हमारे पास आंसर आएगी वो क्या होंगे, रेलिवेंट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, यानी इसको ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ये अपने पास लिख लें अल्फाज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 19,999। इसके साथ एडजस्टमेंट्स करते हैं, 26670 माइनस 3391, वो नेगेटिव है तो ये आंसर हो जाएगा 23279। इसको देख लेते हैं, 8423 प्लस 8886, दैट इज 17309, then 12012 plus 4446, that is 16458 and that is 15655। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होगा जी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जो कि जिसमें हमने इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट भी की और उसके साथ फर्दर डेप्रिसिएशन की भी हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे की है ताकि हमारे पास ये वैल्यूज क्लियर हो जाए। ठीक है जी।
तो इनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब अब हमें कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यूज इन कैश फ्लोज। तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे ईयर्स लिख लेते हैं, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे कैश फ्लोज लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास आए हुए हैं इनकी वैल्यू सब लिख लेते हैं जी। फर्स्ट वन इज 1 ट्रिपल बल्कि टेट्रा 9, उसके बाद 2 3 2 7 9 एंड देन 1 7 3 0 9 एंड देन 1 6 4 5 8 and then 1 5 6 5 5 1 5 6 5 5। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो कि रिक्वायर्ड रिटर्न था हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 15%। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं 1.15 पावर -1, तो ये है जी हमारे पास 0.869, 0.869। उसके बाद अगेन नेक्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 0.756, थर्ड ईयर का कैलकुलेशन that is 0.657, 6 5 and 7, then fourth year का 0.571 या 572 कर दे राउंड करके, देन 1.15 के साथ 0.497। अब हम कैलकुलेट करेंगे जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। डॉलर्स है सारी वैल्यूज, मल्टीप्लाई करते जाए इनको, 1 टेट्रा 9 इंटू 0.869, इट बिकम्स 17379, then 23279 इंटू 0.756, ये है जी 17599 राउंडेड, फिर 17309 इंटू 0.657, ये है जी 1137 and 2, 16458 इंटू 0.572, तो ये है जी 9414। उसके बाद 15655 इंटू 0.497, दैट इज 7781। इन दिस वे ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने इनका क्या करना है, समेशन करना है। ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यूज हमारे पास क्या बनी, 17379 प्लस 17599 प्लस 11372 प्लस 9414 प्लस 7781, that is 63545। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो हमने कैलकुलेट की है। तो अगेन अब हम क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखें दो चीज़ें चाहिए, एक तो इनिशियल कैश आउटफ्लो चाहिए और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो अब सबसे पहले हमारा जो एक पहली बात होगी, क्या करना होगा, इनिशियल कैश आउटफ्लो, यानी इनिशियल लेवल पे हमारे पॉकेट से कितना अमाउंट
जो है वो आउट होगा। तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें थी, कास्ट ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। इसकी एक कंप्रिहेंसिव सी कैलकुलेशन है जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है, लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि हमारा फोकस टेक्निक्स पे है, इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए हमने इस पर ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन इनिशियल कैश आउटफ्लो करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हुए। तो कास्ट ऑफ इक्विपमेंट है 60,000 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो नॉर्मली जितने भी हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे हम यही काम करते आ रहे थे कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज होती थी उसमें से इनिशियल कैश आउटले को माइनस कर देते थे। लेकिन इसके ऊपर हमने डिटेल में बात नहीं की थी कि ये कैलकुलेट होता कैसे, और जितने भी हमने क्वेश्चन किए वहाँ पर सिर्फ बात स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अमाउंट दे दी जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें तो कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं, यही इनिशियल कैश आउटफ्लो है जो हम 60,000 पे ले लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें जब जो एडजस्टमेंट दी हुई है हम इनको असल में कॉर्पोरेट करते जा रहे हैं ताकि आपको इफेक्ट का पता चले। अब यहाँ पे आप देखिएगा जरा, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, तो ये चीज देखिए बल्कि ये, if a working capital requirement of 10,000 were required in addition to the cost of equipment, ठीक है, and this additional investment were needed over the life of the project, what would be the effect of present value? अब क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू सिंपली कैलकुलेट कर ली। वो कहते हैं 7 में क्या है कि इसका इफेक्ट डाल के फिर देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो मैं आपको जनरली ये सारे इफेक्ट्स डाल के बता रहा हूँ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है। अगर आप सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे उसमें कोई ऐसे इफेक्ट्स नहीं डालेंगे, ठीक है। अब ये वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, वो हम देखें किस तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये आपको पूरे का पूरा रिक्वायर्ड रहेगा। इसमें अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसका मतलब है कि ये हमें क्या मिलेगा, जो पे करना होगा इनिशियली 10,000 ये भी पे करना होगा। तो टोटल कैश आउटफ्लो एट द स्टेज ऑफ जो है इंसेप्शन स्टेज है यानी स्टार्टिंग स्टेज है, 70,000 का 70,000 का हमारा कैश आउटफ्लो होगा इनिशियल कैश आउटफ्लो, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, ठीक है। अब कैश फ्लोस क्या है, एक तो होते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोस जिनको हमने अभी कैलकुलेट किया है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोस जिनको हमने यहाँ लिखा है ऑपरेटिंग कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स, और ये हमने उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है, 63545, ये है जी 63545। कैलकुलेशन कर लूँ अब जी। अब हमें इसमें क्या करना है, प्लस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, ये ध्यान में रखिएगा, मैंने ऊपर ये लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, अभी हमने ये कैलकुलेट ऊपर की है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी ये जो हमने 10,000 का वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज किया था प्रोजेक्ट के ऊपर, ये उन्होंने कहा था कि ये फॉर एग्जांपल टाइम लाइन अगर है 5 ईयर्स का, तो जो 10,000 आप अभी लगा रहे हैं ये सारा यूज होता रहेगा, ठीक है। और एजम्पशन ये होती है, ये एजम्पशन है कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये जो वर्किंग कैपिटल आपके पास पड़ा था इसमें मटेरियल था, वर्क इन प्रोसेस था, एक्स्ट्रा स्क्रैप था, जो भी था, तो आप इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट क्लोज हो गया है। तो अब इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू जो है ना आप कैलकुलेट करें, क्योंकि बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा। तो आप अज्यूम हम यही करते हैं कि जो हमने 10,000 का वर्किंग कैपिटल लगाया था, एजम्पशन के थ्रू हम ये कर रहे हैं कि वो 10,000 अगर हमें एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट मिल जाए तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो डिस्काउंट रेट 15% है, ठीक है, -5, ये जो डिस्काउंट रेट है 5 साल हमने से बैक किया।
जब ये हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए 1.15 पावर -5, ये हमारे पास बन गया 0.497, लेकिन मल्टीप्लाई जब 10,000 से करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है जी 4972। तो ये हमारे पास कैश इनफ्लो हो जाएगा टोटल। कैश फ्लोज ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये इनफ्लोज। तो अब टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है वो हमारे पास क्या बन जाएगी 63545 प्लस 4970, इट बिकम्स 68517। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कैश इनफ्लोज है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटले, तो ये है हमारे पास 68,517 माइनस 70,000 जो क्या है इनिशियल कैश आउटले हमने कैलकुलेट किया। तो यू में सी तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। 70,000 minus 68,517, that is 1483 नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारा जो ये डिसीजन होगा वो क्या होगा, इसको रिजेक्ट करना, रिजेक्ट द प्रपोजल। That's the end of our questions and lecture.